आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें 3 मेथड है। एक रेशो जिसको हम लोग परसेंटेज मेथड कहते हैं, दूसरा आउटले जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, एंड तीसरा पॉइंट और ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ये तीनों मेथड में से कोई एक मेथड पूछ सकता है या तो फिर डायरेक्टली तीनों मेथड पूछ सकता है। वैसे तीनों एक साथ पूछना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आंसर्स लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। या तो कोई 2 पूछेगा या तो कोई 1 पूछेगा। सो इसको किस तरीके से लिखना है, इसको समझना है, सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशो और परसेंटेज मेथड। आप अपने साथ बुक लेके रखिए, नोटबुक जो है, पेन लेके बैठिए। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वैसे सिस्टमेटिक लिखिए, आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो रेशो और परसेंटेज मेथड आपने पढ़ा रहेगा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में क्या था कि प्राइस के चेंज होने की वजह से जो है, अगर प्राइस के अंदर ये डेल्टा जिसको हम लोग चेंज बोलते हैं, इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस के अंदर कुछ भी चेंज होता है तो उसकी वजह से डिमांड भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। राइट, ये चीज़ तो आपने पढ़ा रहेगा। तो रेशो परसेंटेज मेथड में क्या होता है, अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड कितना % चेंज हो रहा है वो हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, आई रिपीट, रेशो और परसेंटेज मेथड में हम लोग देखते हैं, अगर प्राइस के अंदर 10% चेंज होता है, या प्राइस के अंदर 20% चेंज होता है, या प्राइस के अंदर 30% चेंज होता है, या प्राइस के अंदर 50% चेंज होता है, तो उसकी वजह से डिमांड पे कितना इफेक्ट होता है। डिमांड 10% से बढ़ता है या घटता है, या 20% से घटता बढ़ता है, ये हम लोग क्या करते हैं, रेशो और परसेंटेज मेथड में मेजर करते हैं। दैट मीन्स इफ देर इज एनी चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस के अंदर कोई परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से डिमांड में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंजेस होगा। और कितने परसेंटेज से चेंज हुआ है उसको मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रेशो मेथड। राइट, ये मेथड में। राइट, तो इसका डेफिनेशन आप अगर आप देखेंगे तो इजी कैसा बन जाता है, रेशो मेथड इज डेवलप्ड बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के हिसाब से क्या बोला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय, इलास्टिसिटी डिमांड कैसे मेजर किया जाता है, बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, दो डिवाइडेड लाइक 2 डिवाइडेड बाय 4 है ना, ऐसा हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडेड बाय परसेंटेज, किसमें परसेंटेज, चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसा मैंने बताया कि प्राइस में जो परसेंटेज चेंज होता है और जो डिमांड में मतलब उसकी वजह से जो डिमांड में परसेंट चेंज होता है, अगर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक रेशो मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज मेथड नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज रेशो मेथड। सिंपल है, राइट, समझ में आ रहा है। तो अब मुझे बताओ, ये डेफिनेशन हार्ड है, मतलब इसका मीनिंग हार्ड है? नहीं, आपको सिर्फ बस बेसिक चीज़ें लिखना है कि रेशो मेथड किसने डेवलप किया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इस मेथड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या डिवाइड करते हैं कि कितना % से प्राइस चेंज हुआ और कितना % से डिमांड चेंज हुआ। सिंपल इज दैट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल इज दैट, एंड दिस मेथड ऑल्सो नोन एज रेशो मेथड और परसेंटेज मेथड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसको अर्थमेटिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक बेसिकली जो है मीन, जो मीन मीडियन मोड में आपने पढ़ा रहेगा सेंट्रल 10th में, जो मीन मीडियन मोड निकलता है, अर्थमेटिक मीन। सो इसको एक अर्थमेटिक मेथड भी बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी मेजर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 2 चीज़ समझो, ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, वर्ड वाला फॉर्मूला है, और ये क्या है, सिम्बॉलिकली फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या बोलता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ये क्या है, इसका मेन फॉर्मूला है। अब इसी मेन फॉर्मूले को अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे, मतलब चेंज, और अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखिए, ये वाला होता है डेल्टा, मतलब न्यू प्राइस। ठीक है, क्योंकि अब ये न्यू, लेकिन इसका ओल्ड क्वांटिटी रह गई। और सिमिलरली अगर इसका हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि चेंज इन प्राइस और प्राइस। अब मान लीजिए ये ओल्ड प्राइस है और ये क्या है, चेंज प्राइस, अभी न्यू प्राइस है ना। इसको, इसी को क्या किया, यहाँ पे सॉल्व किया है, एज यू कैन सी
हियर दे हैड सॉल्व। अब इसी चीज़ को क्या किया, इसने सॉल्व किया है। यहाँ पे देखो उसने क्या किया, इसका मतलब क्या है, न्यू क्वांटिटी ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है। मतलब ये क्यू क्या होगा, ओरिजिनल क्वांटिटी हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है। और डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन न्यू क्वांटिटी एंड ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये ओल्ड क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी कैसे समझेगा, मान लीजिए पहले 20 था, ठीक है, अभी 25 है, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो इसको समझना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो आपने मीनिंग लिख दिया, फिर उसके बाद ये क्या किया, फॉर्मूला आपने लिख दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करने का, ये वाला पार्ट आप चाहिए तो ये वाला पार्ट एग्जाम्ड कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट क्या कर सकते हो आप, एग्जाम्ड कर सकते हो। और फिर जब एग्जाम्ड करोगे फिर आप उसको थोड़ा सा नीचे जाओगे आप, ठीक है। ये पार्ट आपने एग्जाम कर दिया ना, अब डायरेक्टली क्या करना है, ये प्रॉब्लम लिखना है, ठीक है। अब देखिए अगर आप 12th के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 12th में क्या होता है, डायरेक्टली अगर आप ये लिख दिया आपने फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला एग्जांपल्स लिख लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे कोई भी दूसरा भी आप ले सकते हो, बट उसको देख आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि प्राइस चेंज हो रहा है तो उसके उससे डिमांड भी चेंज हो रहा है, ऐसे। अब यहाँ पे 30 आपने कर दिया, यहाँ पे 35 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड आपने 20 कर दिया, यहाँ पे आपने 19 कर दिया, सिंपल इज दैट, ठीक है। आप ऐसा भी क्या कर सकते हो, एग्जांपल्स ले सकते हो, ओके। तो अब जो है यहाँ पे आपने क्या किया है, इसी सिंबॉलिक फॉर्म को जो लिखा है, इसको पी ओरिजिनल प्राइस, डेल्टा पी इज डिफरेंट प्राइस, ये सब लिखने से बेटर क्या है कि आप डायरेक्टली क्या करो, वहाँ तक लिखा अपने फॉर्मूले तक, डायरेक्टली एग्जाम्पल लिखो, और एग्जाम्पल लिखने के बाद यहाँ पे आप क्या करो, आप लिखो न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस, तब आपको यहाँ पे ना इजी समझ में आएगा सर। देखो ये 20 क्या है, ओरिजिनल प्राइस है, क्या है, ओरिजिनल प्राइस है, अगर आप देखोगे, ठीक है। P20 इज ओरिजिनल प्राइस, 10 क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है। और अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले 10 था अब 9 हो गया, तो डिफरेंस कितना हुआ, 1 हुआ। तो ये जब 1 हुआ ये क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड Q1, क्यों, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस है, न्यू और ओल्ड में डिफरेंस है। अब ये 20 पहले था, अभी 25 हो गया, तो अब ये दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 5 हुआ, तो वो क्या हो गया, डेल्टा P हो गया। तो आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो, दोनों सेम ही चीज़ है। ये न्यू प्राइस है, P दैट इज न्यू प्राइस, ये दोनों का डिफरेंस बन गया, है ना। तो आपको जो फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, फॉर्मूला जो दिया था, क्या फॉर्मूला था ऊपर अगर आप देखोगे, जस्ट गो थ्रू दैट फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला था, ठीक है, ये वाला मेन फॉर्मूला था, इसी को क्या किया इसने, एक्सटेंड किया। तो आप इस ये वाला फॉर्मूला लिखो या तो ये वाला फॉर्मूला लिखो, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक लिखते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसको और सॉल्व करना आ गया तो यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखने के बाद ये वाला पार्ट छोड़ दिया, फिर डायरेक्टली क्या किया, एग्जाम्पल्स लिखा, एग्जाम्पल्स लिखने के बाद फिर यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस ओल्ड प्राइस ये लिख दिया आप लोगों ने, है ना। तो इससे क्या हो गया, आंसर आपका ईजी हो गया। अब बताओ इसमें कुछ डिफ़िकल्ट है क्या, आपने ये फॉर्म एग्जाम्पल देखा और बता दिया ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस, जब आपको पता हो गया डायरेक्टली सॉल्व कर दो। अब न्यू क्वांटिटी क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लग दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ओल्ड, अगर ओल्ड क्वांटिटी कितना था, 10 था, तो यहाँ पे क्या किया, 10 लिख दिया गया है। मैं थोड़ा सा विजिबल करता हूँ, 10 कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। पी के जगह पे ओल्ड प्राइस कितना है, 20 है, लिख दिया 20। न्यू प्राइस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना, 5 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो ये क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, नहीं यहाँ पे अपन नहीं कट करते, डायरेक्टली करते हैं। अब कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या होगा, ये 5 का टेबल 2 में तो नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट लग जाएगा, 0 लगा के पॉइंट लग देगा, तो ये 20 हो जाएगा। 5 चौका 20, 5 4 ज़ा 20, तो आंसर क्या आया, 0.4 आया। तो आपको 0.4 आया, मतलब ये 1 से कम है कि ज़्यादा है, 1 से क्या है, ये कम है ना, तो ये क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। अब जब लेस देन 1 होता है तो यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर है
रिलेटिव इलास्टिक है, रिलेटिव इन इलास्टिक है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्लियरली दैट गिवन दैट मेंशन इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। अब मान लीजिए कि अगर जो है यहाँ पे लेस देन 1 नहीं आया होता, यहाँ पे जो है ग्रेटर देन 1 आया होता, मतलब ये आंसर में भी 1.4 आया होता। अब ये 1 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाता था, ग्रेटर देन हो जाता था। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्यों? इसलिए क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू आया है 1.4 है, तो ये इलास्टिसिटी 1 से ये 1.4 आया है। अब 1 से बड़ा है ना तो इसकी तरफ हो जाएगा मुँह, तो ये हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। तो जब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो उसका क्या आंसर आएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक आएगा, रिलेटिवली इलास्टिक आएगा, या परफेक्टली, या यूनिटरी। आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। और आपको ये समझा कि नहीं समझा वो आप मुझे बताओ, किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से लिखना है सिस्टमेटिकली, वो मैंने आपको बता दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझा कमेंट करके मुझे बताओ, तो वापस से मैं लाइव सेशन करूँगा ये टॉपिक के ऊपर, ठीक है, अगर नहीं समझा तो। दूसरा जो टॉपिक है वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम लोग आउटले मेथड बोलते हैं। अब देखो अगेन दिस मेथड वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल, तो ये लाइन तो एकदम डिक्टो कॉपी करना है, ठीक है। इन दिस मेथड, ये मेथड में क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब जो खर्चा लगता है, ठीक है, टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर का कितना टोटल है, मतलब टोटल खर्चा कितना है, बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंजेस इज कंपेयर्ड, मतलब पहले खर्चा, मतलब पहले और अब मतलब आफ्टर, दोनों क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर के प्राइस को जो है कंपेयर करते हैं। और वो कंपैरिजन के अंदर ही क्या होता है, उसी कंपैरिजन को ही हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बोला, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड, मतलब प्राइस पहले जो है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले प्राइस जो है 10 रुपया था, अब प्राइस जो है 20 रुपया हो गया, तो ये पहले हो गया बिफोर, ये आफ्टर। अब प्राइस चेंज होने की वजह से जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी तो चेंज होगा। अब मान लीजिए मेरा आइसक्रीम बनाने का फैक्ट्री है, उसमें रॉ मटेरियल्स अगर मुझे 10 के भाव में मिल रहा है, ठीक है, अब जो है मैं 10 रुपीज़ में रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपेंडिचर अलग रहेगा। अगर वही रॉ मटेरियल्स महंगा हो जाए तो मेरा एक्सपेंडिचर और महंगा रहेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा, है ना। उसी तरीके से जैसे बिजनेस होता है तो उसमें एक्सपेंडिचर होता है। अब एक्सपेंडिचर प्राइस जो है चेंज होने की वजह से एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, राइट। तो वही चीज़ बताए कि अपन बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंज होने की वजह से जो एक्सपेंडिचर चेंज होता है उसको अपन कंपेयर करते हैं कि पहले कितना था और अब कितना है, मतलब पहले के प्राइस में कितना एक्सपेंडिचर था और बाद में प्राइस जब चेंज हुआ तो एक्सपेंडिचर कितना था। ये एक्सपेंडिचर मेथड के हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हेयर द टोटल एक्सपेंडिचर रिफर, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे रिफर किया जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे पता चलेगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, ठीक है। अब जो है आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो क्या करो कि ये जो रिलेटिवली इलास्टिक है ये डायरेक्टली आप इसका सेम डिक्टो ऐसी कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो। लेकिन ये लिखने से पहले आप ये टेबल समझ लो, क्योंकि टेबल का ही मेन गेम है। अगर ये टेबल आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप इजीली लिख लोगे। कब ये, अब देखो ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे क्या रहेगा, रिलेटिवली इलास्टिक रहेगा। अगर 1 है तो यूनिटरी इलास्टिक रहेगा। यहाँ पे लेस देन 1 है तो फिर क्या रहेगा, वो रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगा। अब आपने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए पहले, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस पर्टिकुलर वीडियो का, तो वो पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा कि कब इलास्टिक होता है, कब इनइलास्टिक होता है, कब यूनिटरी इलास्टिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाला क्या चीज़ है, क्या बताए, टोटल एक्सपेंडिचर मालूम करना है तो अपने को क्या क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो अब देखो यहाँ पे प्राइस दिया है और यहाँ पे क्या दिया, क्वांटिटी दिया है, और अपन क्या करेंगे, आउटले मेथड में प्राइस इनटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्राइस पहले कितना था, 6 था, क्वांटिटी डिमांड कितना था, मतलब क्वांटिटी कितना है, 10 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 60 हो गया।
अब जब प्राइस कम हो गया है, 6 to 5 हो गया है, क्वांटिटी कितना है 20 है, तो अब जो है 5 into 20 करोगे तो कितना आ गया 100 आ गया। अब हमारा क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ, चेंज हुआ है। क्या हुआ, पहले 60 था, अब कितना है 100 है। कितना है 100। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ बट क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ है, ज़्यादा चेंज हुआ है। क्या वो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा चेंज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या है रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब ये रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होता है कि जैसे डायग्राम अपन बनाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस चेंज होता है बट क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा चेंज होता है, तो इसके लिए कर्व ऐसे बनता है, राइट। तो इसके लिए बोला है कि एक्सपेंडिचर अगर हम लोग देखेंगे ये वाले स्ट्रेंजा में जहाँ पे 60 रुपीज़ आउटलेट था, 60 से 100 हुआ है, इंक्रीज हुआ है डिमांड, तो ये क्या हो गया रिलेटिवली इलास्टिक। अब ये वाले केस में क्या हो रहा है कि अपना एक्सपेंडिचर दोनों का सेम ही है, मतलब यूनिटरी इलास्टिक। क्या है यूनिटरी, जितना परसेंट से प्राइस चेंज हुआ उतने परसेंट से क्या हुआ डिमांड चेंज हुआ है, तो ये क्या हो गया अपना यूनिटरी इलास्टिक हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले 100 था अब 60 हो गया है, तो ये क्या है रिलेटिवली इनइलास्टिक। कैसे, इन दिस केस आउटले इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना है 60 है, अब कितना हो गया 100 हुआ, तो ओरिजिनल 60, तो इसमें क्या है ग्रेटर देन है कि नहीं ग्रेटर देन है ना न्यू वाले एक्सपेंडिचर से, इसलिए ये स्टेज पे क्या बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। अब दूसरे वाले केस में क्या है दोनों का एक्सपेंडिचर क्या है सेम है, तो इन दिस केस द आउटले इज इक्वल टू द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर व्हेन प्राइस फॉल्स 3 पर यूनिट डिमांडेड टोटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इज 120। ये केस में दोनों में जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है और जो करंट एक्सपेंडिचर है दोनों क्या है इक्वल है। और थर्ड वाले केस में क्या है कि जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है वो 100 है और जब प्राइस फॉल हुआ तो जो डिमांड है वो 60 यूनिट राइज, तो अब ये ओरिजिनल करंट 60 है, तो इन दिस केस क्या है लेस देन ओरिजिनल डिमांड है। ओरिजिनल डिमांड पहले कितना था, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर 100 था और अभी कितना है 60 है, तो ये क्या हुआ लेस देन हुआ ना। अगर मैं ऐसे लिखूँ 100 पहले था अभी कितना है 60 है, तो ओरिजिनल बड़ा है कि ये करंट है, ओरिजिनल तो इसके लिए क्या है इसमें लेस देन 1 बोला है कि पहले ओरिजिनल ज़्यादा था इसकी वजह से क्या है लेस देन 1 रहेगा, राइट। इसके लिए ये चीज़ समझा है यहाँ पे कि अगर ओरिजिनल ज़्यादा रहेगा एक्सपेंडिचर इसके लिए क्या है वो लेस देन 1 है। सो आई होप आपको समझा होगा कि ये जो टॉपिक है टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखो आप ये वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करना आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो और ये पॉइंट को अगर आपको लिखना है तो ये पॉइंट को आप इजीली लिख सकते हो। एक्सपेंडिचर है ना इजी, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अपने डायग्राम बनाया, हर डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया रिलेटिव इलास्टिक रिलेटिवली इनइलास्टिक, राइट। अब तीसरा वाला जो मेथड बनता है वो है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड। और जो पॉइंट मेथड है और ज्योमेट्रिकल मेथड है इसमें हम लोग क्या करते हैं कर्व के बेस पे जो है लोअर लिमिट अपर लिमिट के बेस पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये लीनियर कर्व है, ठीक है, स्ट्रेट कर्व एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये 0 यहाँ पे क्यों आया है, ये इन्फिनिट क्यों आया है। देखो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर 0 डिवाइडेड बाय 8 है तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, लेकिन 8 डिवाइडेड बाय 0 है तो उसका आंसर क्या होगा इन्फिनिट होगा, ये मैथ के रूल के हिसाब से, ठीक है। अब मान लीजिए ये पूरा पोर्शन कितना है 8 है, मतलब ये पूरा ए से लेके जो है बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 8 है। अब 8 सेंटीमीटर लिखो या जो भी, बट इतना समझो कि इतना डिफरेंस कितना 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 का गैप है, 2 लाइक 2 तो ये ए से लेके बी से लेके P1 तक का 2 का डिस्टेंस है, P1 से लेके P तक का कितना 2 डिस्टेंस है, और P से लेके P2 का कितना है 2 है, और P2 से लेके ए तक का कितना है 2 है डिस्टेंस, ठीक है। ऐसा अज्यूम करो आप, ठीक है। नाउ अब अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इसमें फॉर्मूला लेते हैं तो ये क्या होता है लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट, ठीक है। यहाँ पे देखो लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर हम लोग पॉइंट बी पे देखें तो यहाँ की लोअर लिमिट क्या है, बी के नीचे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक है, तो ये क्या वैल्यू है 0 है। और अपर लिमिट उसके ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब ये 2 इतने सारे हैं ऊपर, तो कितना हो गया ये 8 हो गया टोटल, 2 + 2 4 6 8 है ना, इसके ऊपर इतने सारे ना अपर लिमिट में, तो ये क्या आंसर हो गया 0 हो गया, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ 0 है।
अब अगर हम लोग जो है ये P1 पॉइंट लें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट P1 इज इक्वल टू, अब इसके लोअर में क्या है, 2 है, P1 के लोअर में क्या है, 2 है ना नीचे, और उसके अपर में कितना है, 2 2 4 6, तो ये सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1/3, तो आंसर क्या आएगा, 0 पॉइंट में आएगा ना। तो 1 से क्या है, 1 यहाँ पे क्या है 0 पॉइंट में आया, तो 1 क्या है, बड़ा है किससे, क्योंकि यहाँ पॉइंट में क्या है 0 आंसर आया, 0.339, 1 से कम आया, तो इसके लिए क्या यहाँ पे लेस देन 1 है। अब अगर मान लीजिए पॉइंट P पे अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालता हूँ, ठीक है, इसको रफ करता हूँ मैं, आप कर लीजिएगा बुक पे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा ना। अब हम लोग जैसे मान लीजिए सर ये P पॉइंट पे ये इक्वल क्यों है, तो देखो P पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट पे पॉइंट में कितना है, 2 + 2 कितना है, 4 है, ऊपर अपर लिमिट में 2 + 2 कितना है, 4 है, तो दोनों को कट के कितना है, 1 आया, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे इक्वल हो गया, है ना। अगर मैं P.2 पे लूँ या, तो P.2 पे हम लोग ले लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करते हैं। अब यहाँ पे लोअर में क्या, 2 2 4 6, ये 6 हो गया, अपर में कितना है सर, 2 है, तो कितना हो गया, 2 1 2 2 2 3, लाइक 2 3 6, मतलब 2 3 6, तो ये कितना आंसर आया, 3 आंसर आ गया, नीचे 1 है। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, 3 है, तो ये बड़ा है किससे, 1 से, तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेटर देन आ गया। सर ये ED वाले पॉइंट पे, सर ED वाले पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे, तो इसको रफ करता हूँ मैं ताकि आपको समझे, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नाउ अभी ये वाले ED वाले पॉइंट पे लेते हैं, मतलब A पॉइंट पे। अब A पॉइंट पे लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट इज इक्वल टू, लोअर लिमिट में कितना है सर, 8 है, सर अपर लिमिट में कितना है, नहीं है, उसके आगे कुछ 0 है, तो ये इसके लिए A पॉइंट पे क्या है, इन्फिनिट डिमांड है। समझा कि नहीं समझा, इन्फिनिट डिमांड, राइट। इस तरीके से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब अगर आप देखोगे इसमें पॉइंट मेथड में, ठीक है, इफ़ यू सी इन लाइक इफ़ यू स्टडी इन पॉइंट मेथड, तो इसमें क्या करता है कि हम लोग एक पॉइंट मेथड का यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी हियर, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज डेवलप्ड अनदर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी डिमांड विच इज़ नोन एज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। The ratio method and outlay method unable to measure the elasticity of demand at given point। मतलब अगर कोई पॉइंट पे अपने को डिमांड मालूम करना है, तो वो रेशो मेथड और आउटले मेथड में नहीं था, एक्सपेंडिचर मेथड में, तो इसके लिए ये मेथड जो है ईजाद किया गया। अब इस मेथड में क्या होता है, अपन कोई भी पॉइंट पे जो है सेगमेंट पे चेक करके लोअर लिमिट अपर लिमिट से मालूम कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी डिमांड कब 0 होगा, कब ग्रेटर देन होगा, कब लेस देन होगा, ठीक है। वही बोला, एट एनी पॉइंट द डिमांड का इलास्टिसिटी इज मेजर विद द फॉलोइंग फार्मूला, दैट इज लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो गिवन L, दैट इज अपर सेगमेंट, तो वही सेम चीज़ है, लोअर लिमिट अपर लिमिट है। और उसके बाद क्या है, एक लीनियर का बताया है, तो लीनियर में क्या है, व्हेन डिमांड कर्व इज लीनियर दैट इज स्ट्रेट लाइन है, वी एक्सटेंड टू दी y, मतलब x और y से हम लोग ने मिला दिया है, उसमें A पॉइंट है और B पॉइंट है x एक्सेस पे, और उस दोनों के बीच में जो है, जैसे x पॉइंट क्या है 0 है, y एक्सेस क्या है इन्फिनिट है, इलास्टिसिटी डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट। फिर यही चीज़ क्या किया, नीचे आपको मेजरमेंट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेजर्ड, यहाँ पे 8 लिया सेंटीमीटर, उसी को मेज़र किया, और मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, राइट। सिमिलरली नॉन लीनियर कर्व भी है कि यहाँ पे भी पॉइंट लिया है, अब ये डीप अलग अलग पॉइंट, P पॉइंट पे ये P प्राइस है, Q क्वांटिटी है, तो इसमें भी अब ये वाले पॉइंट पे क्या होगा, ये वाले पॉइंट पे इक्वल होगा, ये वाले पॉइंट पे 0 होगा, यहाँ पे इन्फिनिट होगा, इसमें भी उसी तरीके से मेजरमेंट किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड को किस तरीके से मेजर करते हो, किस तरीके से लिखते हैं, राइट। सो इट क्वाइट ईजी, ठीक है, बुक का ही डेफिनेशन लो, बुक का ही मेथड लो, ठीक है, उसको समझो और खुद से लिखो, ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। नाउ अभी आप लोग कमेंट करो कि समझा कि नहीं समझा टॉपिक, ठीक है, या मैंने क्या पार्ट मिस आउट किया है, ठीक है, तो मैं जो है उसका शॉर्ट वीडियो बना के वापस से डाल दूंगा, ठीक है, या उसको कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।